नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी में 27 चुनाव से पहले जाति जनगणना का मुद्दा केंद्र में आ गया है। पहली बार बड़े स्तर पर जाति जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। यूपी में जाति जनगणना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि राजनीति की दिशा तय करने वाला बड़ा फैक्टर भी माना जा रहा है। इससे पहली बार साफ तस्वीर नजर आएगी कि किस जाति की आबादी कितनी है, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है। बीजेपी ने जाति जनगणना को समाज और देश के विकास के लिए जरूरी बताया। कहा कि जनगणना के आंकड़े विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। उधर समाजवादी पार्टी ने जाति जनगणना को बीजेपी की मजबूरी का नाम दिया है, जबकि कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी के प्रयासों की जीत का नाम दिया। इस बीच 27 चुनाव से पहले जाति जनगणना से राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। तो क्या वाकई 27 चुनाव में जाति जनगणना के आंकड़ों से नया समीकरण बनेगा? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। जो विपक्षी दल है उनको तो केवल सियासत सोचती है, लेकिन आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सरकार समृद्धि और खुशहाली के लिए काम कर रही। जनता जनार्दन समृद्ध हो, खुशहाल हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका ये संकल्प है कि सबसे निचले पायदान पे खड़ा व्यक्ति अगली कतार में आके खड़ा हो तो भारत विकसित राष्ट्र अपने आप बन जाएगा, आत्मनिर्भर भारत अपने आप बन जाएगा। इस संकल्पना को लेकर के आदरणीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से ये जो जनगणना हो रही है, इसके जो डाटा आंकड़ा उपलब्ध होंगे, उससे सरकार को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के लिए जो योजनाएं बनानी है, जिसका योजनाओं का क्रियान्वयन है, वो बहुत आसान हो जाएगा। सरकार से पहले ही ये मांग की जा रही थी, तब सरकार इस मांग को नज़रअंदाज कर रही थी, जिसको कि आज करने के लिए सरकार विवश है। वास्तविकता यह है कि सरकार अब तक केवल कागजों पे समय काटती आई, मुद्दों से भागती नजर आई, मुद्दों की आड़ में छिपती नजर आई। लेकिन जब अन्य राज्यों के चुनाव में ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई कि सरकार अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रही है, तो अब सरकार ने जातिगत जनगणना को लक्षित करने का उद्देश्य सामने रखा है। जिन पिछड़ी जातियों की अब तक जनगणना नहीं हुई है, उनके आंकड़ों को लेकर के, उनकी तमाम चीजों से, उनकी कितनी संख्या है, उनके संसाधन क्या है, उनके संसाधनों पर किसका कब्जा है, ये सारी की सारी बातें जब सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो क्रॉनिक कैपिटलिस्टों की पार्टी है, जो इन सब लोगों के संसाधनों पर कुछ क्रॉनिक कैपिटलिस्टों का, अडानी और अंबानी का हक दे रहे हैं, इनके मुंह पर एक करारा तमाचा। ऐसे में बड़े सवाल। जनगणना के बाद चुनाव 27 का सियासी दांव, जाति आंकड़ों की राजनीति बदलेगी चुनावी रणनीति। विकास के लिए जनगणना जरूरी, विपक्ष कहे सियासी मजबूरी। जाति का पूरा हिसाब आएगा, चुनाव में किसे फायदा दिलाएगा? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। पल्लवी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, नितेंद्र यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राजकुमार मौर्य जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। नितेंद्र यादव जी, जनगणना शुरू होने जा रही है। पहले घरों को देखा जाएगा, उसमें संसाधन क्या है उसकी गणना की जाएगी, फिर 27 में जाति आधार पर सब कुछ देखा जाएगा। अब ठीक है ना सब? निश्चित रूप से देखिए, सरकार को ये सब पहले ही करना चाहिए। ये लंबा घुमा घुमा के जलेबी की तरीके नचाना, फिर कान पकड़ के इधर से कान इधर पकड़ना, ये सब ड्रामे की जरूरत क्या है? ये तो लंबे समय से एक मांग थी और ये देश के सच्चे विकास की और सच्चे अधिकार देने के लिए इसकी यथार्थ जरूरत है। और समाजवादी पार्टी और लगभग संपूर्ण विपक्ष इस बात की मांग लंबे समय से करता आ रहा था। और ये जरूरी था कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तो जो समाजवादियों का नारा है कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसको सही मायने में कैसे पूरा किया जाएगा। और उसके लिए ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए। अगर सरकार की मंशा ठीक है और अगर इस काम को करने जा रही तो इसका हम स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से समयबद्ध तरीके से जल्दी इसको किया जाए। जिसके बाद भी जनगणना के बाद चूंकि परिसीमन है, और परिसीमन के बाद फिर जो जिसको लेकर के रोज हाहाकार मचा है, महिला आरक्षण, जब तक चूंकि ये सरकार उधर मत जाइए, फिर चर्चा होने लगेगी। अरे इधर ही रहिए। अरे भाई, उसी पे जाएंगे। चलिए तो एक लाइन में खत्म कर देते हैं। जाति जनगणना कराएं, इसका स्वागत करता हूं। और क्या कहा जा सकता है भाई, सरकार ही ये कर रही है। नहीं, मंशा पर सवाल उठा दिया आपने ना।
नहीं, बिल्कुल मंशा, पर अगर ये नहीं थी मंशा तो अभी जो प्रोपोगंडा किया गया इसकी जरूरत क्या थी? जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था तो 7वें क्लास तो सरकार ने डाला था ना कि हम पहले जनगणना कराएंगे, फिर परिसीमन कराएंगे, फिर महिला आरक्षण लागू करेंगे। ठीक है, इसी पर रहते हैं, जनगणना पर ही रहते हैं। फिर राजकुमार मौर्य जी, आप तो कह रहे हैं राहुल गांधी की जीत है, ये कितने सालों बाद होने जा रहा है? जी, राहुल गांधी जी तरीके से जातीय जनगणना को उन्होंने मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल था कितने सालों बाद ये होने जा रहा है? जी बिल्कुल, जो है इसको तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ना ये मुद्दा राजनीतिक बना, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे तमाम सत्ता में आए, तमाम भाजपा भी आई और कई प्रधानमंत्री भी हुए हैं अलग दलों से, लेकिन फिर भी इस चीज को पहले हो जाना चाहिए था। तो मुझे दिल से सही आज शुरुआत सही है, ये अच्छी बात, इसका स्वागत करना चाहिए। और राहुल जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अगर ये मुद्दा न उठाया होता, राष्ट्रीय मुद्दा न बनाया होता तो शायद संभव नहीं था। जी पल्लवी सिंह जी, पहले हो जाना चाहिए था, ठीक है, अब पहले की बात छोड़ देते हैं, आपकी बातें करते हैं। मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है, अब उस मंशा में क्या कहना चाह रहे हैं नितेंद्र जी ये भी समझना चाहेंगे, लेकिन मंशा है कि नहीं पहले यही जान लेते हैं, क्योंकि अभी तो देखिए घर गिने जाएंगे, उसमें सुख सुविधाएं कितनी है ये गिना जाएगा, फिर इसके बाद जातीय आंकड़े आएंगे जो कि 27 में होगा, उसके बाद चुनाव भी है, उसी दौरान चुनाव हम मान के चल रहे हैं जी। तो इसीलिए मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल उठा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी इनफैक्ट सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी से तो ये सवाल पूछने वाला है, आपने इनसे प्रश्न पूछा था कि आखिरी जातीय जनगणना कब हुई थी। मैं इनको बताना चाहूंगी कि आखिरी पूरी जो जातीय जनगणना हुई थी 1931 में हुई थी, और तब से यदि स्वतंत्रता के बाद से बात करें, देखिए 40 से 50 साल हो गए कांग्रेस पार्टी को राज करते हुए। तो यदि इतनी ही इनकी मंशा थी, इतने सालों से ये चाहते थे कि जातीय जनगणना हो, और अब ये क्रेडिट दे रहे हैं राहुल गांधी जी को, इन्होंने पहले क्यों नहीं करा लिया? इनके पास बहुमत था, सरकार में थे, 2014 से पहले इस विषय में क्यों नहीं सोचा? और ये बात तो समाजवादी पार्टी हमारी मंशा पे सवाल उठा रही है, हमसे पूछ रही है, ये तो सवाल तो इनको कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए था कि इतना समय क्यों लग गया, ये स्वतंत्रता के बाद ही आपने करवाया ही नहीं, कभी कराया ही नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का आप बोल रहे हैं कि हमने विरोध किया, ये किया, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी विरोध नहीं किया है, हमेशा से कहा है कि सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए, और देखिए आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए। और लेकिन विपक्ष की बात यह है कि यदि हम जो भी करेंगे उसके ऑपोजिशन में जाना है, उसको अपोज करना है, जैसे कि परिसीमन और उस पर जा रहे थे, खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगी। ओवरऑल यही कहना चाहूंगी, इसमें राहुल गांधी जी का कोई रोल नहीं है। यदि राहुल गांधी जी सच में इसको करना चाहते थे कि जातीय जनगणना करनी है, या कांग्रेस पार्टी करना चाहती थी, मैं डायरेक्टली सिर्फ राहुल जी नहीं कहूंगी, तो इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। स्वतंत्रता के बाद से ही चीजें रुकी हुई हैं। नारियों की भी बात कर रहे थे, वो भी स्वतंत्रता के बाद से भी वो भागीदारी रुकी हुई है। तो सच में इन्होंने क्या काम किया है ये कांग्रेस पार्टी ही जानती है, और समाजवादी पार्टी को भी बहुत अच्छे से पता है। इनको विरोध सिर्फ कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो करा ही रही है जनगणना, और वो हो रही है, और वो कंप्लीट भी होगी, उसके बाद परिसीमन होगा। नहीं, नितेंद्र जी को डर, नितेंद्र जी क्या डर ऐसा है कि जिससे आप आते हैं, अखिलेश यादव जिससे आते हैं, जाति जनगणना में बता दिया जाए मकान भी बढ़िया है, उसमें सुविधाएं भी बढ़िया है और काफी आगे बढ़ चुके हैं, ये ऐसा तो ये आपको लग रहा है क्या, जो मंशा पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, मंशा पर सवाल, जैसे कि अभी आपने सवाल किया था मौर्य जी से, मौर्य जी जवाब कहीं और थे गए, पल्लवी जी ने याद दिला दिया कि नहीं पहली बार जो जातीय जनगणना हुई थी 1931 में हुई थी। बिल्कुल ठीक बात है, 1951 में आजाद भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी उसमें SC/ST की काउंटिंग कर ली गई थी, लेकिन OBC को छोड़ दिया गया था। 2011 में जब सोशल इकोनॉमिक एंड सेंसस हुआ, उसमें बैकवर्ड की संख्या काउंट तो की गई, लेकिन उसका सही विस्तृत डेटा आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया, क्योंकि 12 में उनकी सरकार चली गई और 14 में, और 14 के बाद माननीय
नरेंद्र मोदी जी आ गए, आज तक वो डेटा ऊपर नहीं। लगातार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात की मांग करते रहे कि जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जाति है कि जाति ही नहीं, और जब तक ये जाति जाएगी नहीं तो उसकी मैं उदाहरण के तौर पर इसीलिए कह रहा हूं ना, देखिए ये राजनीति का जो मैंने कहा, मेरा सवाल आप समझे कि नहीं? बिल्कुल मैं समझ गया। आप जो कहना चाह रहे हैं वो एक ईडब्ल्यूएस से रिलेशन है। देखिए अभी कहा आर्थिक आधार, ये जो जाति ये आरक्षण है, ये कोई आर्थिक उन्मूलन का या गरीबी मिटाओ नहीं, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, मतलब हर तरफ से, हर स्तर से आरक्षण। देखिए आरक्षण वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। वो अभी हम जनगणना की बात कर रहे हैं, हम जनगणना की बात कर रहे हैं, जिसमें अब यहाँ सरकार देखिए जैसे जो कर रही, अभी जो हमारे नेता ने सदन में पूछा तो माननीय गृह मंत्री ने कहा कि अभी देखिए धर्मेंद्र जी इस बात की बात कर रहे थे, अभी तो हम घर गिन रहे हैं। अभी आप 1 साल घर गिनने में लगाएंगे, जो कर्मचारी घर गिनने जाएगा क्या वो नहीं घर नहीं गिना जाएगा? घर के साथ साथ उसमें सुनिए नितेंद्र यादव जी, देखिए दर्शकों को सब क्लियर होना चाहिए कि घर के साथ उसमें सुख सुविधाएं क्या है, ये भी देखा जाएगा कि टीवी है, फ्रिज है, एसी है, हाँ सारी चीजें, गैस सिलेंडर है, रसोई है, ये सारी चीजें बिल्कुल ये देखा जाएगा। इससे आंकड़ा तय होगा कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कितने लोगों का कितने % हो गया। साथ ही मैं कह रहा हूं कि देखिए लिंगारान करने का प्रोसेस होता है, जो कर्मचारी जाएगा एक फार्म का डेटा लेकर के, उस पर सारे कॉलम होंगे, ये घर है, किस जाति का घर है, किस व्यक्ति का घर है, उसके अंदर से एसी है, टीवी है, फ्रिज है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, क्या क्या सब काउंट कर लेगा। तो क्या उसी में एक कॉलम में ये नहीं गिन सकता है कि इस घर के मुखिया का नाम, परिवार में सदस्यों की संख्या और जाति, इतना ही तो बढ़ाना है। एक ही बार में सारा चीज कंप्यूटराइज होगा, आपके डेटा फिट होगा। वो तो देखिए दो चीजें, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है इसमें, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है इसमें। नहीं अभी देखिए 2026 की अप्रैल में जो शुरू हुई है गणना, वो 27 की मार्च तक चलेगी, 1 साल। इसमें घर गिने जाएंगे, फिर 27 से जनगणना स्टार्ट होगी, जिसमें कि फिर जाति जनगणना होगी, फिर 29 तक ले जाएंगे। इसके बाद में फिर एक नई प्रक्रिया होगी। सब कहने का मतलब क्या है आपका? ये जो समझा रहे हैं आप, उसका मतलब क्या है कि उसी में 2 कॉलम बढ़ा देते, जाति का बढ़ा देते? ये लेंथी प्रक्रिया है, इसको जल्दी कर देते, 29 में आरक्षण लागू कर देते मेरे कहने का मतलब, क्योंकि सारा जनगणना का डिपेंड तो आरक्षण के लिए हो रहा है कि जो आरक्षण को लिंगानुसार करने का प्रोसेस है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जनता को समझ में आना चाहिए साहब साहब, जिसको लेके अभी विपक्ष को बदनाम कर रही भारतीय जनता पार्टी कि महिला आरक्षण का विरोध किया। महिला आरक्षण तो आया ही नहीं था सदन में। 3 बिल आए थे जिसमें महिला आरक्षण का बिल तो था ही नहीं। महिला आरक्षण 2023 में पास हो चुका था, जिसको अभी 26 में इन्होंने कानून बनाया। अच्छा, एक चीज समझना चाहते हैं जी, कांग्रेस के प्रवक्ता से, आप लोगों ने कैसे कराया था ये भी समझते चलते। राजकुमार मौर्य जी, आप लोगों ने कैसे कराया था जातीय जनगणना? नहीं, जो 11 में जो जनगणना, जातीय जनगणना जो भी है, वो कैसे कराया था? वही बात होती चली मतलब ब्यौरा उपलब्ध था, कॉलम भी था, जाति के आधार पर उनका आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ था। तो बशर्ते समय नहीं मिला, किसी कारण डेटा एनालाइज मिला, किसी कारण डेटा एनालाइज नहीं कर पाए, ये कांग्रेस की भी गलती है। मैं मानता हूँ उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं स्वीकार किया आपने, परिणाम भी भुगतना पड़ा। जी बिल्कुल, इसको जो है अगर भारतीय जनता पार्टी की नेक नीति होती तो 2014 में जब इनकी सरकार आई, इसको जारी कर दिए होते। लेकिन वही ना कि कुछ खामियां रही होंगी तभी तो जारी नहीं, इनकी नहीं है जातीय जनगणना। नहीं, मैं प्रोसेस समझना चाह रहा था, उसको नहीं, मैं आपके दौर का प्रोसेस समझना चाहता था। क्या ऐसा था कि पहले घर गिना गया, उसमें सुख सुविधाएं कितनी रही, फिर इसके बाद जाति पर आते हैं? जी ऐसा नहीं था। पिछली जो 2011 की जो जनगणना थी, उसमें कोई बहानेबाजी, कोई ड्रामेबाजी, कोई सिस्टम नहीं था, सीधा प्रोसीजर था कि जो संगणक कहे जाते हैं, जो घर घर जाते हैं, वो सबसे आर्थिक ब्यौरा लेते थे, परिवार के जो सदस्य हैं उनका ब्यौरा लेते थे, और अंत में उनकी जाति और इसका कॉलम भी फिल किया जाता, एक बार में सारा काम हो जाता था। वो चीज सही थी। आज की डेट में आप पहले पल्लवी सिंह जी, इस प्रोसेस को इतना लेंदी क्यों बनाया जा रहा है, ये विपक्ष का सवाल है। एक ही बार में सब हो जाता, इसे 27 तक खींचने की जरूरत क्या थी? राहुल जी, जैसे कांग्रेस पार्टी ने की थी, जिसमें वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इतनी सारी मिस्टेक्स थी, इतनी सारी त्रुटियां थी।
अभी यही चीज यदि हम जल्दी जल्दी करेंगे तो बोलेंगे हमने गलती कर दी। जैसे चुनाव SIR की प्रक्रिया पे भी इन्होंने सवाल उठाया कि जल्दी जल्दी कर रही है, ऐसा कर रही है, गलत कर रही है, नाम काट रही है। तो ये देखिए, विपक्ष तो सही से करोगे चीज तो भी गलत है, जल्दी करोगे तो भी गलत है, देर में करोगे तो भी गलत है। तो खैर, मुझे विपक्ष की चीजों का आंसर नहीं देना है। देखिए, इससे जो है पूरी चीज नहीं देना तो पड़ेगा अब, नहीं देना तो पड़ेगा विपक्ष। तो मैं आंसर तो मैं दे ही रही हूँ, मैं हर चीज का आंसर दे रही हूँ। राहुल जी, एक मिनट मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि जब जगह तभी सवेरा मान लेते हैं, जब जगह तभी बहुत सवेरा। आवश्यक उनके है। सिर्फ पहले मालूम कर दो। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोग, जिनको शिक्षा की आवश्यकता है, कौन से लोग हैं जो विकास में पीछे रह गए, इसको क्लैरिटी से पता चलेगा। इसीलिए इस तरीके से जनगणना हो रही है। टाइम टेकिंग है, पर सारी चीजें जो प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से हो, इसीलिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से किया जा रहा है। और ये कोई छोटी प्रक्रिया नहीं, उनको संदेह है कहीं ऐसा ना हो कि 27 के चुनाव के बाद उसे लाया जाए टेबल पर। देखिए, संदेह का तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। आपको देखिए, हमारी तो ये अभी, यदि मैं इसी की बात करूं, हमने ये प्रयास किया कि 2029 में जो हमारा वुमेन्स बिल है वो आ जाए और उसके लोकसभा इलेक्शन के बाद आपको हर तीसरी महिला सांसद दिखे। तो उसके लिए जनगणना तो हमें टाइमली कंप्लीट करनी ही होगी, क्योंकि देखिए 2023 में बिल तो लागू हो ही चुका है, जिसका अभी जिस पे हम संशोधन करके चाह रहे थे कि 2029 में इसको हम ले आए, जल्दी ही ले आए, ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके। लेकिन इसके अगेंस्ट में चले गए विपक्ष। तो हमें तो टाइमली चीजें कंप्लीट करनी है कि हम अभी भी यही हमारी इच्छा है, और प्रभु श्री राम जी पूरा इसमें हमें साथ देंगे कि हम 2029 में ये प्रक्रिया पूरी कर लें, परिसीमन भी हो जाए और आपको लोकसभा में नहीं, वो 29 की बात है, हम 27 की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल, तो मैं 27 की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है ना उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, देखिए वो सारी चीजें चल रही हैं, और जहां तक है ये विधानसभा इलेक्शन के पहले समाप्त हो जाएगी। अभी नहीं, आंकड़े जारी हो पाएंगे कि विधानसभा इलेक्शन के बाद, इसीलिए संदेह जता रहे हैं। नहीं, देखिए यही है प्रयास कि इससे पहले हो जाए। अभी उत्तर प्रदेश का शेड्यूल भी आ गया है कि 22 मई से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पहले चरण की शुरू हो रही है। तो ये पूरी तरीके से प्रयासरत है, और ये डिजिटाइजेशन की वजह से चीजें थोड़ी जल्दी भी हो रही है। नितेंद्र यादव जी, भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा होगा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। निश्चित रूप से भरोसे पे दुनिया कायम है, भरोसा है। लेकिन अभी मैंने कहा कि जब माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मार्च में, जो हमारी अप्रैल में 2026 से काउंटिंग शुरू हुई है, वो सिर्फ घर गिनने की है, जो अप्रैल के 27 तक पूरी होगी, और जहां सिर्फ घर गिनना तो उनकी अर्थ थी। अभी 7 में जनगणना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट फेज मई से 22 मई से, जैसा कि पल्लवी जी कह रहे हैं, स्टार्ट करेंगे, और नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। दिसंबर में चुनाव लगा विधानसभा का। हाउ इट इज पॉसिबल इसको कर पाएंगे? लेकिन चलिए, अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। ये सिर्फ जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि जो पुराना प्रोसेस है, गधे की नाक के आगे गाजर लटका देना, ये पिछड़ों को कि हमने आपकी जनगणना स्टार्ट कर दी, हमने बात मान ली आपकी, अब आप आइए, उत्तर प्रदेश में आगे चुनाव है, 27 के चुनाव हमारे साथ आइए, 29 में देंगे। जैसा पल्लवी जी बार बार फिर कह रहे हैं कि हम लोगों ने अभी विरोध किया। अभी विरोध किस चीज का किया है, जरा सदन में ये बता देंगे। आप 3 बिल लेकर के आई थी, कौन सा बिल था? 131वां संविधान संशोधन, दूसरा बिल था परिसीमन डिलिमिटेशन, तीसरा बिल था केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्राधिकार। उसमें महिला आरक्षण का संशोधन कहा था, और महिला आरक्षण संशोधन पे जिस पर आप डिबेट करा रही थी, नहीं तो डिलिमिटेशन होता तो वही 33% आरक्षण तभी लागू होता। नितेंद्र जी, डिलिमिटेशन इसलिए हो रहा था, आप ये बता दीजिए, इसलिए हो रहा था कि 2029 में लागू हो सके, 2024 में तो आई नहीं, पल्लवी जी बात सुनने दीजिए। पल्लवी जी बात सुनने दीजिए। पल्लवी जी मत करिए, पूरा सवाल ले लीजिए, जवाब आप ही को देना है। उसमें तीनों में पहला आरक्षण है। मैंने ये कहा कि आपने जो डिबेट करवाई थी, आपने टेबल भी कर दिए थे तीनों बिल। 16 तारीख को तो पार्लियामेंट चली थी ना, डिबेट पार्लियामेंट में हुई थी। वो पार्ट छोड़ दीजिए, वो पार्ट छोड़ दीजिए। नितेंद्र जी वो पार्ट मैं बार बार कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ, छोड़ देते हैं, वो पार्ट छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, जो मैंने पहले भी पूछा था। हो सकता है कि कुछ जातियों को हो सकता है कि अपग्रेड दिखा दिया जाए कि ये सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, या आरक्षण की व्यवस्था मिलने पर ये आगे चले गए हैं।
ये हो सकता है क्या? राहुल जी जनगणना अब में नहीं इनको आता। नहीं अब ये जनगणना में आता है। ये आएगा जो हमारा बैकवर्ड आयोग है वो ये कर चुके हैं ये लोग। अभी देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ पिछड़ों के साथ कितना बड़ा धोखा किया। नहीं मेरी बात तो सुनिए, इसीलिए एक बात सुनिए ना, इसीलिए मकान गिने जा रहे हैं, सुख सुविधाएं गिनी जा रही है, फिर उनकी संख्या गिनी जाएगी, सारी चीजें, सामाजिक स्तर कितना है, पहले तो आर्थिक स्तर पता किया जाएगा ना। राहुल जी मैं यही बात को, ये बात जो आज आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं 2 साल से अपने समाज के लोगों में चर्चा करा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का यही सबसे बड़ा फंडा है। उन्होंने नेशनल बैकवर्ड आयोग का गठन किया लेकिन अभी आयोग गठित नहीं हुआ है और हमारा रिजर्वेशन सारा सर्टिफिकेट सारे कैंसिल है आज की डेट पे। नए सर्टिफिकेट नहीं बैलेट जारी हो रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, पहले कास्ट सेंसस कराएंगे और ये अपग्रेडन कराएंगे, फिर इसमें विवाद पैदा करेंगे और ये कम से कम 25 साल के लिए बैकवर्ड का आरक्षण खा जाएंगे। 25 साल लगेंगे। नहीं तो फिर आप यही कह रहे हैं ना कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, फिर कैसे मिलेगा? ये इसी जाति जनगणना के आधार पर कह रहे हैं ना आप? जाति जनगणना के आधार पर मिलेगी लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि अभी इसमें देखिएगा, आज तो इन्होंने भी चारा फेंका है। अभी देखिए इसमें कितने लिटिगेशन आएंगे, किस तरीके से घुमाया जाएगा। जैसे महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष को बदनाम किया जा पल्लवी जी, रहा है। भरोसा भी है, भरोसा नहीं भी है। उतला नहीं सच्चाई, अरे प्रत्यक्षम के प्रमाणम राहुल जी आप देखिए कि महिला आरक्षण बिल का पूरे मैं नहीं जाना चाह रहा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उधर चर्चा नहीं ले जाना चाहता, उधर चर्चा नहीं ले जाना चाहता। पल्लवी जी, इस जनगणना को लेकर भरोसा भी है, नहीं भी है? हमने समर्थन किया, आप हमारा पुतला फूंक रहे हैं। हमने महिला एक तरफ आप अपनी जीत बता रहे हैं, राहुल गांधी अपनी जीत बता रहे हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी अपनी जीत बता रही है जनगणना को लेकर, फिर सवाल भी उठ रहे हैं कि आप ये करेंगे वो करेंगे। राहुल जी, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यदि कांग्रेस पार्टी ने ये किया होता तो बात ही क्या थी। उन्होंने तो कभी किया ही नहीं। खैर छोड़ दीजिए, मैंने आपको बता भी दिया कि कब हुई थी, आखिरी जातीय जनगणना कब हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी का तो रोल कहीं से है ही नहीं इसमें। समाजवादी पार्टी ने कभी पहले अपोज उनका किया, उन्होंने अभी उनके साथ बैठे हुए हैं और अपोज वो किसका कर रहे हैं? जो जातीय जनगणना करा रहा है। करा कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी करा रही है। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कराया, उसका अपोज उन्होंने नहीं किया। और देखिए चीजें बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही स्पष्ट रूप से हो रही हैं और जनता उसका समर्थन दे रही है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो अफवाहें फैलाने में मास्टर है। 2024 के इलेक्शन में भी हमने देख लिया कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। इस तरीके का नैरेटिव इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हमेशा से बनाया है। अभी देख लीजिए महिला आरक्षण में भी किस किस तरीके के बहाने करके महिला, उस पर मैं बात नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि हम जनगणना की बात कर रहे हैं। उस आने वाली स्थितियां कैसी होने वाली है उसकी बात कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक स्तर पर चाहे सामाजिक स्तर पर, इसे लेकर बात कर रहे हैं। देखिए सामाजिक स्तर अच्छा हो, जो लोगों को ज़रूरत है विकास की स्थिति में, विकास में जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए, सारी चीज़ों को सही करने के लिए, इसीलिए सही रूप से सुचारू रूप से जनगणना हो रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही। और इसमें जनता पूरी तरीके से भागीदारी दिखा रही है। जनगणना पर भरोसा नहीं है। नितेंद्र जी को अच्छा लगता है जब हम इसको जाति जनगणना बोलते हैं। जनगणना तो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाति जनगणना जरूरी है ना नितेंद्र जी? किसकी कितनी जातियां हैं ये? अच्छा एक चीज समझना चाहते हैं। मान लेते हैं एक चीज समझिए, दर्शकों को सरल भाषा में समझाते हैं। मान लेते हैं जनगणना होती है, सारे डेटा आ जाते हैं, उससे क्या तय होगा, कैसे तय होगा? देखिए अभी पहली चीज तो जो अभी पहला प्रश्न था उसको कह दें कि जब ये कह रहे थे अभी जल्दी कंप्लीट, पल्लवी जी कह रही थी आप ही पल्लवी जी को छोड़ देते हैं ना सर। आपके चैनल पे शेड्यूल चल रहा है कि फरवरी 27 में ये कंप्लीट करेंगे। जनवरी नितेंद्र जी मेरे सवाल पर आ जाइए, वो छोड़ दीजिए, वो सबको जानकारी है। मेरे सवाल पर जी जो मैंने सवाल किया। निश्चित रूप से इससे ये तय होगा, जैसे पिछली बार जो मंडल आयोग के समय जनगणना होकर के आई थी उसमें ऐसा माना गया था 1931 के जनगणना के हिसाब से कि पिछड़ों की भागीदारी 52% है जाति, तो उसके हिसाब से आधे पे 27% पर आपने आरक्षण लागू कर दिया था। दलितों की 42% मानकर 21% दे दिया गया था। अभी जो नई जनगणना होगी उससे टोटल आबादी निकल करके आएगी कि पिछड़ों की टोटल संख्या ये है, उसके हिसाब से नया शेड्यूल तय होकर क्या कि चूंकि 50% का जो मानक था वो तो ऑलरेडी टूट चुका है ईडब्ल्यूएस के आ जाने के बाद से, तो अब नए शेड्यूल तय होंगे। उसके अंदर
फिर ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को लागू करनी चाहिए थी, नहीं करेंगे तो हम लोग करेंगे। उसके हिसाब से जिन जातियों का जितनी आबादी होगी उसके हिसाब से हम लोग उनको भागीदारी अपने संगठन इसमें कुछ नहीं, इसमें करने का काम नितेंद्र जी ये भी समझना चाहते हैं, इसमें कुछ ऊपर भी जाएंगे, हो सकता है कुछ जो अगड़ी जिनको बोल रहे हैं उनकी स्थिति बहुत खराब हो, वो नीचे भी आएंगे क्या? हो सकता है। राजपूत जी पहली चीज जान लीजिए, जाति इकोनॉमिक आधार पर अगड़ी पिछड़ी नहीं होती है, जाति सामाजिक शोषण के आधार पर। आज आप देख लीजिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार सांसद रहे, उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके घर को भी धोया गया। ये कौन सा शोषण है। घर? कौन सा घर? अरे उनके घर को जब कौन सा घर? सरकारी है वो जब सरकारी है, अरे भाई सरकारी ऐसी सरकारी है, सरकारी है। अरे भाई राजपूत नहीं, आप फिर क्यों उसमें ले जाना चाहते हैं? जब मुख्यमंत्री पद से उसमें क्यों ले जाना चाहते हैं? और जब वो मंदिर आप ही के नेता आते हैं और आप ही की जाति से आते हैं, अगड़ों को उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं एक चीज ये बता दीजिए, ये तो कहीं ये तो संविधान बताता है कि आप फला जाति के, आप फला जाति के, आप फला जाति, सामाजिक स्तर पर थोड़ी बोला जाता है। ये तो संविधान कहता है सभी बराबर हैं। नहीं तो सर्टिफिकेट किस लिए जारी होता है? फिर सर्टिफिकेट किस लिए जारी होता है? संविधान इसीलिए कि वो जो सामाजिक रूप से पिछड़े रहे उनको बराबरी में लाने के लिए सर्टिफिकेट जारी हो रहा है कि इनको ये अधिकार दिया जाए। फिर आरक्षण का दायरा बढ़ जाएगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। बढ़ा दीजिए, हम तो कह रहे हैं 100% कर दीजिए। पल्लवी जी आप लोग 100% कर दीजिए इसको। अरे राजपूत जी 100%, मैं तो कह रहा हूं कम करना है। इस जाति जनगणना के बाद पल्लवी जी 100% कर दीजिए आप लोग। 100% तो हो ही जाएगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, सबको मिल जाएगी बराबर भागीदारी। बिल्कुल वही कह रहे हैं पल्लवी जी, हो जाएगा ना? हो जाएगा तो बाकी वर्ग के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे बताइए नितेंद्र जी? 100% हो जाएगा तो बाकी जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? बचेगा कौन? जब 100% में जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जब उसमें आपकी भी भागीदारी हो जाएगी, राजपूत जी की हो जाएगी, हमारी हो जाएगी, जितनी संख्या आपकी वो आपको, जो मेरी हमारी, राजपूत जी की राजपूत जी को, इसमें बचा कौन फिर? जब 100% का मतलब 100% सबकी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, फिर कहाँ कोई बच रहा है? नहीं तो अभी बहुत सारी चीजें, कई ओबीसी नहीं कई ओबीसी जातियां हैं, वो तो केंद्र का है, वो अपने आप को कहते हैं हमारी स्थिति तो एससी जैसी है, तो क्या उनको एससी में शामिल किया जाएगा, उनको ओबीसी रहने दिया जाएगा? ये तो सरकार केंद्र तय कर रही है। अभी तो कई राज्यों की, वो तो सामाजिक स्तर की, अभी आप तो सामाजिक स्तर पर बात कर रहे थे, अब उसको सरकार भी तय करेगी। सरकार तय करे या समाज तय करे? देखिए, सरकार का काम सरकार करेगी, समाज का काम समाज करेगा। समाज को करना होता ना नितेंद्र जी, पता नहीं कब का कर दिया होता और आज ये स्थिति ना होती, ना हम आरक्षण की बात करते, सब एक साथ रहते। बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है कि आप लोग की राजनीति भी ना चलती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनगणना शुरू, पहले फेज में घर गिने जाएंगे, सुख सुविधाएं गिनी जाएंगी, दूसरे फेज में जनगणना होगी, जाति जनगणना होगी। हालांकि उससे पहले सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। विपक्ष का कहना है कि ठीक है, स्वागत करते हैं, लेकिन मंशा पर सवाल है, और बीजेपी का कहना है कि विपक्ष हमेशा सवाल ही करता है, इसके अलावा कोई काम नहीं। 2 टूक में इतना ही। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।